नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आप सभी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस तरह की आज की हमारी जीवन शैली है, जिस तरह की भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी हो चुकी है, उसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की आदतों पर पड़ता है। अगर खाने पीने की आदतें सही नहीं होती दर्शकों, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। माना जाता है, कहा जाता है कि अगर हमारा पाचन तंत्र सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा हो तो उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर होता हुआ नजर आता है। ऐसे में दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर हमारा पाचन तंत्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर किस तरह से अपने पाचन तंत्र को हम मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से पाचन तंत्र से जुड़े विकारों को हम आयुर्वेद के जरिए दूर रख सकते हैं। और इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार गक्खड़ जी हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर अनूप जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनूप, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है पाचन तंत्र, उससे जुड़े विकार, किस तरह से आयुर्वेद के जरिए हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और इन विकारों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, आसान शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से अंगों से जुड़ा होता है, इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, जब भी कोई पैदा होता है बच्चा, तो उसकी ग्रोथ भी होनी है, उसके बल की वृद्धि होनी है, उसके वर्ण की वृद्धि होनी है, उसकी दीर्घायु की प्राप्ति होनी है। तो ये सारे के सारे आहार के ऊपर डिपेंड करते हैं। आहार बॉडी का पार्ट नहीं है, तो बॉडी से बाहर है, हमारे शरीर से बाहर वाले तत्व होते हैं, उसको शरीर के तत्व के अनुरूप बनाना, उसमें असिमिलेट करना, ये जो काम से होता है उसके लिए हमारे शरीर की जठराग्नि काम करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को पाचन प्रक्रिया या पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं ये हमारे मुख से शुरू हो जाते हैं और एनस तक जाते हैं। सबसे पहले हमारा भोजन मुख में जाएगा, फिर उसके बाद ओएसोफेगस में, स्टमक के बाद छोटी इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर अल्टीमेटली रेक्टम में। वहाँ पर से जो भोजन हमारे शरीर का पार्ट नहीं बन पाया वो वहाँ से निकल जाता है उसमें। और हमें इस बात को देखना होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, स्थूल, सार और सूक्ष्म। स्थूल भाग से मल का निर्माण होता है, सार भाग से हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स वो शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, और सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अर्थात हमारे भोजन हमारी सोच को भी प्रभावित करता है, पाचन शक्ति को करते हैं। पाचन प्रक्रिया हमारे शरीर की वृद्धि को, हमारी ग्रोथ को, सबको प्रभावित करता है, लेकिन ये हमारी सोच को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि जो जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोच को भी प्रभावित करता है अन्न। आपने डॉक्टर साहब कहा कि बाहर का तत्व होता है अनाज, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और फिर हमारे शरीर के अंदरूनी अंग उसको पचाने में मदद करते हैं। तो किस तरह से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे, तो कैसे वो हमारे शरीर में जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो किस तरह से जो तमाम पाचन तंत्र से जुड़े जो अंग हैं वो किस तरह से जो अनाज है उसको तोड़कर ऊर्जा में तब्दील करते हैं। तो ये प्रोसेस पाचन तंत्र का किस तरह से कार्य करता है? देखिए, ये जो डाइजेशन 2 टाइप्स होती हैं, इसके 2 फेजेस में होता है। एक तो होते हैं मैकेनिकल में सिर्फ ये होता है कि हमने फूड लिया, उसका काम है शरीर के अंदर उसको गतिशीलता प्रदान करनी, मुख से खाया और उसको आगे जाके एसोफेगस, स्टमक है ना, इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से नीचे तक लेके जाना। और दूसरा होता है केमिकल में क्या होता है, जो अग्नि होती है वो जैसे एंजाइम क्रिएट करती है, वहाँ पे उसका एक्शन होता है और उस एक्शन से वहाँ पर जो बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं बेसिक हमारे जो हैं वो उससे फॉर्म होते हैं। आयुर्वेद का कंसेप्ट देखा जाए तो 13 प्रकार की अग्नि होती है, 7 प्रकार की इसकी होती है धातु अग्नि, 5 प्रकार की भूत अग्नि और एक जठर अग्नि। तो ये सारों 7 प्रकार की जो अग्नि है ये सारे शरीर के ऊपर काम करते, भोजन के ऊपर काम करके उनको अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको निर्माण करती हैं।
जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब का निर्माण इनकी अपनी अग्नियों के द्वारा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि आयुर्वेद 3 तरह की प्रवृत्तियों पर काम करता है, वात, पित्त, कफ, तो क्या पाचन तंत्र भी कहीं ना कहीं इसका और इन 3 प्रवृत्तियों का भी रिलेशन है? क्या हमें अपने जो शरीर की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार भोजन करना चाहिए? क्या इनका कोई संबंध आपस में? हाँ, देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जैसे प्रकृति एनालाइज हो गई है कि वातिक प्रकृति है, पैतिक है या कफज है, जो वात के गुण है, पित्त के गुण है, कफ के गुण है, उनके विपरीत गुणों वाला भोजन करना चाहिए अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है। जैसे वात वाले को करना चाहिए मधुर, अम्ल, लवण, मीठी वस्तुएं, खट्टी वस्तुएं और नमकीन वस्तुएं, इनका सेवन करना चाहिए वात वाले को। पित्त वाले को करना चाहिए मधुर, तिक्त, कषाय, मीठी वस्तुएं, कड़वी वस्तुएं और कसैली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। और कफज प्रकृति वाले को करना चाहिए इसका कटु, तिक्त, कषाय। कटु मीन्स पंजेंट, जैसे काली मिर्च हो गई, सौंठ हो गया, उनका सेवन उनको ज़्यादा करना चाहिए। कटु, तिक्त, तिक्त कड़वी है ना, नीम हो गई, परवल हो गया, और कषाय, कसैली जैसे हरड़ है, इनका सेवन उनको कफज प्रकृति वालों को करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है तो किस प्रकार के लक्षण या किस प्रकार के सिग्नल्स हमारा शरीर देता है, ताकि हमें कहीं ना कहीं ये आभास हो जाए कि पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है? देखिए, आयुर्वेद में कहा है कि सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो अग्नि के ऊपर निर्भर करती है। अग्नि अगर हमारी ठीक है, अग्नि में जठर अग्नि, भोजन पचाने वाली अग्नि अगर ठीक है तो हमारे सारे शरीर, भोजन का पाचन ठीक प्रकार से होगा और सारा शरीर स्वस्थ रहेगा और व्यक्ति में जैसे स्फूर्ति बनी रहेगी, इस प्रकार के लक्षण मिलेंगे। लेकिन अगर पाचन ठीक नहीं हुआ तो ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे पेट के लक्षण ही मिलें, पेट की बीमारियों के लक्षण मिलें। अपितु सिर दर्द होना भी इस बात को दर्शाता है कि हमारी कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में दोष रहा है। और जोड़ों का दर्द होना ये भी कहीं ना कहीं हमें इस बात को दर्शाता कि हमारी पाचन प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। थकावट हो रही है तो ये भी हमें दर्शाता है, प्रतीक होता है कि कहीं ना कहीं पाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी है। अदरवाइज़ क्या होता है, ये नेचर का नियम है। नेचर का नियम क्या होता है कि जब कोई फॉरेन बॉडी या शरीर हमारा ठीक काम नहीं कर रहा तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। हमने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है अनवांटेड है तो हमें जैसे वॉमिटिंग की ना, उल्टी आने की प्रवृत्ति हो जाती है या लूज मोशन, डायरिया लग जाता है, तो शरीर अपने आप उसको एक्टिवेट रेडी एक्शन करता है कि हमें ये शरीर चीज़ डाइजेस्ट नहीं है, अतिसार हो गया, ग्रहणी हो गई, इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह की आज के समय की जीवन शैली है, भागदौड़ में लोग रहते हैं, खाना, उससे खाना पीना कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो आजकल के समय में पाचन तंत्र किस तरह से प्रभावित होने लगा है आम लोगों में? देखिए, आम लोग से क्या है, एक अप्रोच रहती है हरी, वरी और करी कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना, ठीक है, और वरी मतलब हमारा ध्यान कहीं भोजन के ऊपर फोकस हो नहीं होता है ना, साथ में कोई मोबाइल चला रहा है या कहीं कोई और अगर ऑफिस में है तो उसकी टेंशन उसको रहती है। और करी मीन्स स्पाइसी फूड अगर वो ले रहा है, तो ये अगर हमारी अप्रोच रहती है तो हम भोजन ठीक प्रकार से पचेगा नहीं, क्योंकि भोजन पचने के लिए हमें मानसिक रूप से भी उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। मानसिक रूप से मतलब पैसिफाई हम रहेंगे कि हमें कोई ऐसी सोच नहीं है, चिंता या विकार नहीं है, और भोजन करते समय केवल भोजन के ऊपर ही केंद्रित करना चाहिए। इवन ये कहा गया है कि भोजन करते समय बात भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे टीवी देख लिया या मोबाइल का यूज़ कर लिया प्रैक्टिकली, तो वो भोजन को ठीक प्रकार से पचने नहीं देता। हमने कहा पाचन का जो अंतिम मतलब अल्टीमेट जो प्रयोजन है वो ये है कि जो हमने खाया वो अल्टीमेटली शरीर का एक हिस्सा बन जाए। तो कहीं ना कहीं जब ये रास्ते में रुकावटें आ जाएंगी तो वो क्या होता है, शरीर का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की 13 प्रकार की अग्नियों में से एक भी अग्नि या 2 प्रकार की अग्नि भी कम हो जाए या ठीक से काम ना करे तो आगे का सारा वो शरीर को लगता नहीं है भोजन, और किसी न किसी अंग में विकार हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब,
आजकल की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो पाचन तंत्र की खराबी से कौन कौन से विकार अब सामने आने लगे हैं, या कॉमन कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जिसकी मूल वजह जो है वो पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं खराबी है? हाँ, मैंने अभी आपसे बात की ना कि जैसे अतिसार हो गया, दस्त लगने हैं, है ना, वॉमिटिंग आना है, या गृहिणी कंटिन्यूसली अगर हमारे लूज मोशन, कभी मल पका हुआ कभी मल बंधा हुआ आता है, तो गृहिणी, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे पांडु खून की कमी हो जाना, ये भी अगर हमारी डाइजेशन ठीक नहीं है तो उस पर, इवन खांसी भी हमारी डाइजेशन के साथ रिलेटेड है। पाचन क्रिया इट मीन्स कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हुई है। अर्श बवासीर है, वो भी हमारी पाचन तंत्र का ही एक रोग है। और मैंने आपको कहा कि जैसे सिर दर्द होता है, भोजन ठीक से नहीं पचा हमारे, ठीक है, जोड़ों में दर्द होती है, आम बात जिसे बोलते हैं, वो भी भोजन जो अपक्व होता है वो उसके साथ रह के पूरे शरीर में फैल जाता है और जोड़ों में संचित हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आम आदमी को शायद नहीं इस बात का ध्यान जाता कि मैंने भोजन ठीक प्रकार से नहीं किया, तो ये उसके कारण मेरे ये दर्दें हो रही हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर हम चावल पका रहे हैं गैस के ऊपर, ठीक है, 10 मिनट में हमने मान लो 200 ग्राम चावल पका दिए, और वही चावल अगर हम गैस की जगह उसको मोमबत्ती से रिप्लेस कर लें तो ऑब्वियसली चावल अध पके से ही रहेंगे, बनने नहीं पाएंगे। यही है, अगर हमारी जठराग्नि कमज़ोर है, जठराग्नि हमारी कमज़ोर है, तो वो भोजन का पाक ठीक प्रकार से नहीं करेगा। अध पका जो भोजन होगा उसको आम कहते हैं, और वही आम हमारा जैसे शरीर में जोड़ों में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जोड़ सूज जाते हैं, और आमवात के नाम से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कोरिलेट करते हैं प्रायः उसको, तो वो रोग हो जाता है। और ऐसे रोगों की जो ट्रीटमेंट है वो अल्टीमेटली लंघन कर्म, भूखे रहना, है ना, भूखे रहने से या गर्म पानी पीना, इस प्रकार का उपक्रम करने से ये रोग ठीक होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अलग अलग विकारों पर भी आएंगे एक एक करके, लेकिन आयुर्वेद में पाचन तंत्र को लेकर क्या कहा गया है, और पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए किस तरह का जीवन या किस तरह का रोज़मर्रा हमारा डाइट होना चाहिए? देखिए, डाइट के साथ साथ हम क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सुबह का जो भोजन है ना हमारा सबसे हैवीएस्ट होना चाहिए, और दोपहर का उससे कम होना चाहिए, और रात का बिल्कुल ही रूखा सूखा। और मतलब लोक में ये कहावत भी है कि हैव ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, सुबह का नाश्ता एक राजा के समान होना चाहिए, कि आप प्रचुर भोजन करें, अधिक मात्रा में भोजन करें। और हैव लंच लाइक ए क्वीन, कि सुबह से थोड़ी सी कम मात्रा हो जानी। और डिनर लाइक ए, रात का भोजन लाइक ए बेगर, भिखारी की तरह करना चाहिए उसको। मीन्स रात को रूखा सूखा खाएं और सुबह सबसे हैवीएस्ट। एक तो ये ट्रेंड है। आजकल क्या हो गया है कि हमारी जैसे सुबह सबको जॉब में जाने की जल्दी होती है या काम पे जाने की जल्दी होती है, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, सारी फैमिली जैसे रात को इकट्ठी होती है, रात को हैवीएस्ट भोजन हमारा होता है। ये अपने आप में ही एक हमारे लिए कि जैसे खाने पीने में क्राइम हो जाता है। और फिर ये भी कहा गया कि सुबह का खाना अकेले खाओ, दोपहर का खाना किसी के साथ शेयर करके खाओ, और रात का खाना दुश्मन को खिलाओ। मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स से ये बात कही गई है कि रात को हमें भूखा रहना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, और रात का भोजन जो है सनसेट से पहले हो जाए, जो प्रैक्टिकली वैसे आजकल सब जगह फिजिबल नहीं, जहाँ हो सकता है उस अप्रोच को उस एंगल तक स्वीकार कर लेने चाहिए। कि अगर जैसे 10 बजे कोई खा रहा है तो अगर 7-8 बजे तक ले आए उसको, तो उस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। जैसे मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, इस पे पाया गया कि जिन लोगों ने रात का खाना अर्ली शिफ्ट कर दिया तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसमें बहुत अच्छा, मतलब उनकी शुगर लेवल जो है कंट्रोल होनी शुरू हुई उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बार बार आप क्वांटिटी पे भी ध्यान देना चाहिए, बहुत एकदम से अपना पेट ज़्यादा ना भर लें, और जैसे कि आपने बताया कि रात के समय हमें काफ़ी जल्दी कर लेना चाहिए, तो क्वांटिटी का भी बताइए, कितना जल्दी एक दिन में खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए? देखिए,
जितनी भूख लगी है उससे कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए ये स्पेस रख लेना चाहिए, 75% उसका खाली रहना चाहिए, मतलब 75% खा लेना चाहिए और बाकी जो 25% है वो खाली रहना चाहिए। तो क्वांटिटी के मामले में यही है कि कभी भी भरपेट नहीं खाना चाहिए, और जो वस्तुएं हैं गुरु होती हैं जो देरी के साथ पचती हैं, जैसे दूध है, उड़द की दाल है, दही है, और ये अगर इस तरह की वस्तुएं हैं इसको भूख से आधी मात्रा में खाना चाहिए। और जो हल्की वस्तुएं हैं जैसे मूंग की दाल है, इनको भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, इनको कुछ लेवल पे ऐसे भूख से कम लेवल पे खानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब कुछ विकारों की ओर बढ़ते हैं। आज के समय में चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो समस्या है वो बेहद आम है। क्यों होता है ये? कॉन्स्टिपेशन के पीछे क्या कारण है और इससे निजात किस तरह से आयुर्वेद के जरिए हम पा सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक इतनी प्रचलित मतलब अवस्था हो गई है ये कि इसी के नाम पर इसको दूर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे चूर्ण या बहुत सारी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट रहती है। वो इसलिए रहती क्योंकि उनको इस तरह के पेशेंट बहुत मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे भोजन का जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है। देखिए, 32 दांत होते हैं हमारे इसमें मुंह में, और ये कहा गया है कि हर कोर को कम से कम 32 बार तो चबाना चाहिए, हर एक दांत को एक अवसर मिलना चाहिए चबाने का। अगर हमने इस ढंग से भोजन कर लिया, 32 बार चबा लिया, ओब्वियसली है, मतलब ये कहते हैं कि दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े। बस यहाँ दांतों का काम आंतों का करना पड़ता है तो वहाँ विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो ओब्वियसली है, एक नंबर 1 ये है कि भोजन को ये जितना भी है ग्रेजुअली चबाकर खाना चाहिए, और भोजन के इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद जल का सेवन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए इसके साथ ये भोजन के बीच में 2-2 बूंद, 4-4 बूंद या थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें लेना चाहिए भोजन के साथ। तो इससे जो हमारी पाचन प्रक्रिया है वो बिल्कुल ठीक रहती है, नंबर 1। और अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे बच्चे में है, तो घी की 2 बूंदें जैसे है ना, दूध में डाल के दे दो बच्चों को। और अगर ये बड़ों को अवस्था होती है तो भोजन के बीच में खिचड़ी बना के और उसमें घी डाल के अच्छा सा उसका प्रयोग उसको करवाना चाहिए। तो घी का प्रयोग इसमें डाल के करना चाहिए, और यथासंभव जो लेग्जेटिव है वो अवॉइड करनी चाहिए अनटिल कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना हो। लेकिन उसको हैबिट फॉर्मेशन में नहीं रखना चाहिए कि हम आज ये मेडिसिन लेंगे तो ही हमारा पेट साफ होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन में रूखी वस्तुओं का प्रयोग कम, स्निग्ध चिकनाई वाली वस्तुओं का प्रयोग उसमें करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि रूखी वस्तुओं के साथ आंतड़ियाँ भी सूख जाती हैं और मतलब मल की प्रवृत्ति उतनी नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि रात को दूध पीने से भी कहीं ना कहीं पाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आसान होती है, पेट अच्छा साफ होता है, तो क्या ये तर्क सही है? ये तर्क बिल्कुल सही है जी। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि सुबह के भोजन के बाद जल का सेवन, और प्रेफरेबली उष्ण जल का, गर्म पानी का सेवन, और दोपहर के भोजन के बाद छाछ का सेवन, और रात्रि के भोजन के बाद दूध का सेवन। ये एक मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेट है। भोजन के साथ जब भी हम लें तो गर्म पानी या कोसा पानी, और सेकंड हमारे पास दोपहर को छाछ, और तीसरा जब हम लेते हैं रात को तो दूध का प्रयोग उसमें करना चाहिए। और पानी के बारे में आपको बता दूं, पानी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट रहते हैं कि अधिक पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने कहीं पर भी 2 ऋतुओं को छोड़कर, शरद और ग्रीष्म, इन 2 ऋतुओं को छोड़कर शेष पानी, इन दोनों ऋतुओं में पानी खुला पी सकते हैं, बाकी 2 ऋतुओं में जल का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और जो उष्ण जल होता है, गर्म पानी होता है, वो 1.5 घंटे में पच जाता है, और गर्म पानी ठंडा करके जब लिया जाता है, उसको ठंडा करके, तो वो 3 घंटे में पचता है, और उसके बाद जब ताज़ा पानी लेते हैं वो 6 घंटे में पचता है।
तो आप हिसाब लगा लें कि अगर हम फ्रिज का पानी ले रहे हैं तो उसको कितने घंटे लगेंगे। मीन्स हमारी पाचन प्रक्रिया पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे अच्छा ये है कि उष्ण जल का प्रयोग जहाँ तक लिया जा सकता, कुछ अवस्था विशेष है उनको छोड़कर उसका प्रयोग जल का करना चाहिए, उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एसिड रिफ्लक्स जो होता है उसकी समस्या भी आम होती है, जिसमें कहीं ना कहीं खट्टे डकार आते हैं, अपच कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है आम भाषा में। तो ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है और आयुर्वेद के जरिए इसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, अगेन खाने पीने में ये इसका रहता है। इसमें एक तो ये है कि ऑयली फूड हम बहुत ज़्यादा जब मात्रा में ले लेते हैं तो ऑयली और स्पाइसी फूड ये जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। प्लस सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि इर्रेगुलर टाइमिंग्स, कि हमारे ये कहा जाता है कि अगला भोजन तब करना चाहिए जब पहला भोजन पच जाए। और दो याम मीन्स एक याम 3 घंटे का होता है। अगर मैंने पहला भोजन अभी किया है तो दूसरा भोजन 2 याम मीन्स 6 घंटे के बाद मुझे करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम ये नियम तोड़ देते हैं, बीच में करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, तो ओब्वियसली है हमारा भोजन पचेगा नहीं। वो हमें इस प्रकार के लक्षणों से हमें सचेत करेगा। ऑयली फूड नहीं हमने बिल्कुल भी लेना है उसमें, ठीक है। और सुबह पानी का प्रयोग जरूर उसे व्यक्तियों को करना चाहिए। और पानी की जो मात्रा डिफरेंट टेक्स्ट के अनुसार बैठती है, दैट इज़ 750 ml, 750 ml पानी सुबह उठ के लेना चाहिए हर व्यक्ति को, और ताज़ा पानी इसमें प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी बहुत आम होती जा रही है। बहुत लोगों में ऐसा भी वो बताते हैं किस तरह से कि पेट भरा भरा लगता है, भूख नहीं लगती और गैस्ट्रिक होने लगती है। तो ये समस्या भी बहुत आम हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें भी यही कारण ही आते हैं कि हमारा खाना पीना, हम ओवर ईटिंग, अध्यशन बोलते हैं कि पहला खाना तो पचा नहीं है, हमने फिर दूसरा खाना खा लिया। और एक होता है इनकम्पैटिबल फूड। इनकम्पैटिबल फूड में आता है विरुद्ध आहार, कि हम देखिए कोई भी आहार जो है अदरवाइज वो अच्छे गुणों से युक्त होता है, लेकिन मिलाकर खाने से वो कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो विष बन जाते हैं। तो हमारी डाइजेशन को जो प्रभावित करने वाले हैं, जैसे आजकल मैंगो शेक है, ये सबसे गलत है। दूध और आम कभी भी नहीं मिला के खाना चाहिए, दूध और केला नहीं मिलाकर खाना चाहिए, इसमें मधु और घी बराबर मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो दूध के साथ कोई भी फल भी नहीं खाना चाहिए, कोई भी खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम अपने भोजन को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे वाली वो नहीं होंगी। एक बात और, हम लोग जैसे तली वस्तुएं खाते हैं, हम मार्केट से लेते हैं, तो आइडियली हमारे रीकुकिंग इस पे फूड को मना किया गया है कि भोजन को फिर से नहीं गर्म करना। और यहाँ पर जैसे हम समोसे कचौरी वगैरह लेते हैं तो वो एक ही तेल का प्रयोग बार बार करते हैं, एक तेल के बाद वो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो हेल्थ फ्रेंडली नहीं रहता। लेकिन जब हम उसको बार बार हम यूज़ करते रहते हैं तो वो हमारे लिए ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर की बात करें, इसके मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या ये भी पाचन तंत्र संबंधी रोग है, और अगर है तो ये क्यों होता है ये अवस्था लीवर में? लीवर को फैटी लीवर कब कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और इसका निदान किस तरह से आयुर्वेद के जरिए? देखिए, जितने भी ऑयली फूड है ना, जैसे उसका पाचन फैट्स का इसके थ्रू ही होता है। तो फैटी लीवर की शिकायतें अभी कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। उसका मेन कारण ये है, एक तो फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में एंटर कर गया, बहुत फास्ट कर गया। और सेकंड है जो डिब्बा बंद फूड है, डिब्बा बंद भोजन है, वो हमारी ज़िंदगी में एंटर कर गया है। वह हम प्रेफर करते हैं फास्ट फूड। आयुर्वेद ने 3 कारणों से इसको नहीं लेना चाहिए। यद्यपि फास्ट फूड का कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं था, लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने बनाए वो इनके ऊपर लागू होते हैं। सबसे पहले ये है, आयुर्वेद ने मना किया कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन और फास्ट फूड में ऑलवेज इट इज़ पार्शियली कुकड, कुछ अंश को पकाया जाता है इसमें, वो अपने आप में ही एक गलत हो जाता है। और सेकंड, इसको पुनः गर्म किया जाता है,
सिर्फ एक बार ही गर्म करना होता भोजन को, जब भी हम भोजन करते हैं एक ही बार गर्म करना होता। तो जब हम पुनः गर्म करते हैं ये अपने आप में फिर दूसरा क्राइम हो जाता है। और तीसरा ये है कि इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होता ऐसा कि हम असेस करें कि वास्तव में ये उतने ही डले हुए हैं जितने परमिसिबल लिमिट में है। और सेकेंडली अगर परमिसिबल लिमिट अगर कोई कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है इनको, जैसे आजकल हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होते हैं या घरों में जैसे कुछ शौकिया तौर पे ले लेते हैं, तो वो बार बार जैसे फूड ऑर्डर किया, आजकल जैसे अवेलेबिलिटी बहुत सुगम हो गई है तो घर पे आ गया फास्ट फूड, तो उसको अगर कंटिन्यूसली हम उसको लेते रहते हैं तो वो हमारे इसको प्रभावित करता है। और एक बात देखना कि जब कभी भी किसी भी का टेस्ट करवाएंगे तो जो लोग या जो बच्चे ऐसा फूड रूटीन में लेते हैं तो उनको ये फास्ट फूड की प्रॉब्लम रहेगी। और डिब्बा बंद में भी सेम आता है उसमें कि वंस इट इज़ कुकड, पता नहीं 10 दिन पहले का है, महीने पहले का है, 2 महीने पहले का है। और नेचुरली जो मार्केट में बेचता है वो ऐसा नहीं होगा कि कमर्शलाइज्ड उसको मतलब वो तो वो अपने व्यापार के लिए बेचता है, और वह व्यापार के लिए बेचता है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ बनी रहे, ज़्यादा देर तक वो ख़राब ना हो जी। तो जैसे वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट इस तरह के जो होते हैं जी। वो अल्टीमेटली उनका जो कंटिन्यूस यूज़ होता है वो हेल्थ फ्रेंडली नहीं होता और वो फैटी लिवर को जन्म देते हैं। या फिर ज़्यादा तली हुई वस्तुएं जो कंटिन्यूसली लेते रहते हैं उनको ये फैटी लिवर की शिकायत आती है। इन चीज़ों का प्रयोग ना करो तो नेचुरली अपने आप में ये ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात शरीर की सक्रियता की करें तो शरीर को सक्रिय रखना पाचन तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि सभी रोग मंदग्नि से पैदा होते हैं। तो कफज प्रकृति या जो लोग थोड़े से सुस्त रहते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनकी कफ की प्रकृति अधिक होती है, या मतलब बिल्कुल स्लो मोशन जैसे हो जाते हैं ना, तो वहाँ अग्नि मंद रहती है। उसको प्रदीप्त करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कोई ना कोई करनी आवश्यक है, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी में उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन भोजन करने के बाद 100 कदम सिर्फ चलना, ज़्यादा नहीं है। अगर भोजन कदम करने के बाद हम भागते हैं या कोई टफ फिजिकल जॉब करते हैं तो हमारे लिए वो विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बन जाता। अगेन वो मंदग्नि के कारण आम को उत्पत्ति करता है, मतलब अध पका जो अन्न होता है वो फिर जाके विभिन्न स्थलों पर पहुंच जाता है और रोगों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी रूटीन में करते रहना चाहिए, लेकिन भोजन के बाद हल्का सा चलना और 100 कदम से ज़्यादा नहीं है। और अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अगेन ये रोगों को आमंत्रण है और उसके लिए ये पाचन क्रिया जिम्मेदार होती है। पाचन क्रिया के लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनका जो पाचन तंत्र मजबूत बन सके? देखिए, पाचन तंत्र के लिए सबसे पहले टाइम का पालन करना चाहिए, कालांतर भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर भोजन मीन्स कि अगर प्रैक्टिकली संभव हो जाए कि अगर मैंने सुबह का भोजन 9 बजे करता हूँ, ठीक है, दोपहर का 2 बजे करता हूँ, 3 बजे, 6 घंटे का गैप जरूर चाहिए उसमें। लेकिन रात का भोजन थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। एक तो इसी को फॉलो कर देना चाहिए कि जो टाइम गैप है वो, और दूसरा पानी का सेवन जो है इम्पॉर्टेंट है। पानी भी बहुलता से नहीं पीना चाहिए, बहुत से विकार अधिक पानी पीने से ही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और पाचन तंत्र से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।